हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। स्मॉल कैप हमारा डिस्कशन में आज के वीडियो में होने वाला है। बेसिकली क्या होता है ना कि स्मॉल कैप स्टॉक आपको पता होगा कि नॉर्मली साइज़ में बहुत छोटी होती हैं, पर आज के वीडियो में जो हम ऐसी कुछ हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आने वाले टाइम को लेकर के जो है ना, यानी कि अपकमिंग ईयर्स को लेकर के एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्लान जो है इन सारी कंपनीज ने आपको बना करके रखा है। और यही हमारा आज का टॉपिक है। यही हम ऐसे ही स्मॉल कैप स्टॉक के ऊपर में हम फोकस करने वाले हैं जिनका आने वाला जो ईयर्स है आपको एज पर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट उसको किस तरीके से रिवॉर्ड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक अगर आप देखना चाहें तो टॉपिक आप देख सकते हैं, बेस्ट 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स विथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्लान फॉर अपकमिंग ईयर्स, यानी कि आने वाले साल को लेकर के एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग या फिर एक्सेलेंट ग्रोथ प्लान आपको देखने को मिलेगा। टोटल 3 स्मॉल कैप स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तीनों में से किसी भी स्टॉक को लेकर के जो है ना हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वीडियो प्योरली आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको विजिट नहीं किया तो जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर अगर आपने विजिट नहीं किया तो जाकर के वेबसाइट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी हैं। तो देखिए, एक जो टॉपिक है Q3 से रिजल्ट से रिलेटेड, हमने ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज को डिस्कस किया है, जिसमें हमने बहुत सारी अलग अलग कंपनी के अच्छे जो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ना उनके बारे में हमने बात किया था। बाकी अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो अभी मिसिंग है, जिनके बारे में हमने बात नहीं किया है। तो अगर आप इस टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सिंपली आप कमेंट में 1 लिख सकते हैं। बाकी जो सेकंड टॉपिक है वो बजट से रिलेटेड है। अगर आपको याद हो तो यस्टरडे भी हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने बजट के कुछ माइक्रो एनालिसिस हमने डिस्कस किया था, क्योंकि बजट में बहुत सारे ऐसे माइक्रो छोटे छोटे पॉइंट्स है जिस पे बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया है। तो अगर आप चाहते हैं इस पर डिटेल में डिस्कस किया जाए तो सिंपली कमेंट में आप 2 लिख सकते हैं। बाकी कोई और अदर टॉपिक में अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में जो पहली स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ग्रेविटा इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना तो ये कंपनी आपको 12,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और इस कंपनी ने पास्ट में जो है अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में जो है ना ज़बरदस्त मैसिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। कंपनी आपको क्या बिजनेस करती है तो आपको पता होगा कि कंपनी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। मेनली जो कंपनी का कोर बिजनेस है ना वो आपको लेड रिसाइकलिंग का कंपनी आपको काम करती है। लेड रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, और ये कोर बिजनेस है। हालांकि रबर रिसाइकलिंग भी आपको देखने को मिलेगा, और उसके अलावा कंपनी प्लास्टिक की भी रिसाइकलिंग करती है। काफ़ी पुरानी कंपनी है। अगर आप कंपनी की जर्नी देखेंगे तो काफ़ी अमेजिंग रही है, क्योंकि कंपनी ने सबसे पहले 1995 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आपको लेड रिसाइकलिंग का काम कंपनी ने जयपुर में चालू किया। उसके बाद इंडिया के बाहर कंपनी ने पहला प्लांट श्रीलंका में लगाया था 2000 में। उसके बाद पहला प्लांट अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो घाना में 2006 में कंपनी ने लगाया। 2010 में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो कि भी कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा भी। तो इस पे कंपनी ने 2013 में काम चालू किया था। 2015 में प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर कंपनी ने काम चालू किया। एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग 2016 में। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका में भी कंपनी ने अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपांड किया। नया रिसाइकलिंग प्लांट कंपनी ने मुंद्रा एयरपोर्ट के पास में बनाया। अभी रिसेंट ईयर में कंपनी ने रबर रिसाइकलिंग के ऊपर में भी काम जो है वो चालू किया है यूरोप में। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, काफ़ी लॉन्ग रेंज ऑफ बिजनेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और कंपनी के आने वाले टाइम को लेकर के आप देखेंगे ना तो कंपनी का जो विजन है वो विजन 2029 आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आने वाले 2029 को लेकर के कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्या टारगेट लेकर के चल रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना कि कंपनी बहुत सारे और भी न्यू बिजनेस वर्टिकल, ये जो न्यू रिसाइकलिंग वर्टिकल है ना, जैसे कि आपको लिथियम आयन बैटरीज, आपको पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल ये जो इंडस्ट्री है वो आपको ग्रो करेगी, वैसे वैसे जो है ना आपको ये जो ईवी बैटरीज होती है, जो लिथियम आयन बैटरी होती है, उसकी रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपको ओपन होगी। तो उसको टैकल करने के लिए कंपनी यहाँ पर आपको लिथियम रिसाइकलिंग के ऊपर में वर्क कर रही है। स्टील रिसाइकलिंग आपको देखने को मिलेगा। रबर रिसाइकलिंग भी कंपनी ने ऑलरेडी काम चालू कर दिया है। पेपर रिसाइकलिंग पे भी कंपनी यहाँ पर आपको फोकस कर रही है। और बाय द एंड ऑफ 2029 25% का वॉल्यूम CAGR कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। ROIC आपको काफ़ी इंप्रेसिव हो सकता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पर कंपनी का काफ़ी फोकस है। नॉन लेड बिजनेस, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो आपको लेड से रिसाइकलिंग से आता है, और नॉन लेड जो है वो काफ़ी कम कंट्रीब्यूट करता है, जिसको कंपनी 2029 आते आते आपको यहाँ पर 30% कंट्रीब्यूटर जो है वो कंपनी बनाने वाली है।
वहीं अगर आप देखेंगे कि कंपनी की जो करंट मैन्युफैक्चरिंग मतलब रिसाइकलिंग कैपेसिटी कंपनी की क्या है, तो ये आपको पता होगा कि 2025 में कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 3,33,659 मेट्रिक टन कंपनी की कैपेसिटी है, रिसाइकलिंग कैपेसिटी, जिसको कंपनी आने वाले आपको 2028 तक जो है ना बढ़ा करके 7,03,659 मेट्रिक टन तक लेकर के जाने का जो है वो कंपनी ने टारगेट रखा है। कब तक का टारगेट है? तो बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2028, यानी कि आने वाले सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर में कंपनी की जो भी रिसाइकलिंग कैपेसिटी है वो आपको सीधा सीधा जो है वो आपको डबल होते हुए देखने को मिलेगा। अब बहुत अच्छी बात है, अगर कंपनी की जो कैपेसिटी है वो डबल होगा तो ज़्यादा जो पोटेंशियल है रेवेन्यू का वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने क्लियरली सारा पॉइंट बताया कि हर साल कंपनी क्या ग्रो करेगी। तो ये 333 से बढ़कर के 466 होगा, फिर 589 होगा, फिर ये 703 जैसा मैंने आपको बताया। और इसके लिए कंपनी की कैपेसिटी 7 लाख मेट्रिक टन पर एनम से ज़्यादा आपको बढ़ करके होगा और इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। और कंपनी यहाँ पर आपको कैपेक्स भी कर रही है, 1500 करोड़ से ज़्यादा का कैपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है और हर साल आपको कुछ कैपेक्स देखने को मिलेगा। यानी कि नेक्स्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 166 करोड़ का कैपेक्स जो है वो एग्जिस्टिंग वर्टिकल में, और जो न्यू वर्टिकल से जो नए सेगमेंट है वहाँ पर 40 करोड़ कंपनी करेगी, फिर ये नेक्स्ट ईयर भी 40 रहेगा, उसके बाद 280 रहेगा। तो टोटल कैपेक्स अगर आप मिला देंगे तो 1500 करोड़ का पैसा जो है कंपनी का लगने वाला है अपने कैपेसिटी को बढ़ाने में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ग्रेविटा के बारे में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के 4 अभी करंट रिसाइकलिंग वर्टिकल है, 13 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के पास में। उसके अलावा टच पॉइंट कंपनी के बहुत सारे हैं, 1900 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो कैपेसिटी है स्क्रैप कलेक्शन की वो 2.87 लाख टन आपको मेट्रिक टन देखने को मिलेगा। ऑर्डर बुक कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, 60,000 से ज़्यादा मेट्रिक टन का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी के पार्टनर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको अमर राजा बैटरी से लेकर के एक्साइड इंडस्ट्री से लेकर के लिवगार्ड है, पैनासोनिक आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा केसी इंटरनेशनल है, टाटा देखने को मिलेगा, ल्यूमिनस बैटरी है, उसके अलावा पॉलीकैब है, एशियन पेंट है और यहाँ पर KEI इंडस्ट्री है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाई क्लाइंट बेस है कंपनी का। तो ये एक अच्छी बात है जहाँ से कंपनी जो स्क्रैप वगैरह है ना वो आपको कलेक्ट करती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बताया था कि कंपनी का जो पूरा फोकस है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर में है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको कस्टमाइज लेड अलॉयज आएगा, लेड के ब्रिक्स आएंगे, लेड के शीट्स वगैरह आएंगी, जो कंपनी के रेवेन्यू में अभी करंट जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो 46% है। पर बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 28 इसको कंपनी 50% तक लेकर के जाने के ऊपर में यहाँ पर हमको वर्क कर रही है। और जैसा मैंने बताया था कि ग्रेविटा इंडिया का जो पूरा फ्यूचर प्लान है ना या किसके ऊपर में है, तो वो आपको विजन 2029 के ऊपर में है। और यहाँ पर कंपनी का टारगेट है ना कि विच एम टू मेक इट वन ऑफ द टॉप 5 ग्लोबल रिसाइकलिंग कंपनी बाय 2028, यानी कि आने वाले 3 साल के अंदर में कंपनी यहाँ पर आपकी वर्ल्ड की टॉप 5 जो रिसाइकलिंग कंपनी है, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की टॉप 5 रिसाइकलिंग कंपनी, उसमें ये कंपनी आने के लिए यहाँ पर आपको वर्क कर रही है। और कंपनी इसके लिए आपको कैपेसिटी एक्सपांशन जो मैंने बताया कि 7 लाख मेट्रिक टन पर एनम से ज़्यादा कैपेसिटी कंपनी का बढ़ेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो न्यू वर्टिकल्स कंपनी आपको ऐड करेगी, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल्स ग्रोथ कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ आपको मैसिव होने वाला है, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा ग्रोथ रहेगा। बाकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देखेंगे तो ये 25% कंपनी आपको एक्सपेक्ट कर रही है। रेवेन्यू मिक्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि 30% जो है वो आपको नॉन लेड सेगमेंट से देखने को मिलेगा कंट्रीब्यूशन, तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में काफ़ी फोकस कर रही है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी का जो कैपेसिटी है वो डबल होगा, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आपको 1500 करोड़ हमको देखने को मिलेगा, तो ये अच्छी चीज़ है। हालांकि जो न्यू फैसिलिटी कंपनी यहाँ पर आपको बना रही है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि द कंपनी हैज़ रिसेंटली कमेंस्ड और इन द प्रोसेस ऑफ कमिशनिंग न्यू फैसिलिटी इंक्लूडिंग ए रबर रिसाइकलिंग प्लांट इन रोमानिया एंड एल्यूमिनियम प्लांट इन टोगो। ये दोनों इंडिया के बाहर के प्लांट्स हैं और इसके लिए कंपनी ने यहाँ पर अलग से अगर आप देखेंगे तो रिसाइकलिंग यूनिट जो है कंपनी उड़ीसा में भी आपको बनाने वाली है। इसके लिए कंपनी 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है आपको करने वाली है। तो ये कुछ न्यू प्लांट्स वगैरह आने वाले हैं, तो ये अच्छी चीज़ है जिसको आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में। तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 23 में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 2801 करोड़ था। नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके 3161 करोड़ हुआ और उसके बाद अभी रिसेंट ईयर में कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाया और ये बढ़ करके 3869 करोड़ हमको देखने को मिला। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर आपको 22% का ग्रोथ है और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको 13% का ग्रोथ हमको देखने को मिला। कितना? 13% का। तो डिसेंट ग्रोथ था पहले, पर इस साल कंपनी ने कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस हमको दिखाया है और पिछले जो 3 क्वार्टर्स है ना काफ़ी अच्छे रहे। 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है।
तो फाइनेंशियल ईयर 27 जो है ना वो कंपनी के लिए काफ़ी इंप्रेसिव हो सकता है। बाकी नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर आप आएंगे तो कंपनी का प्रॉफिटेबल है। 204 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है बढ़कर के 242 करोड़, और 242 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 313 करोड़ पर आया है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छे नेट प्रॉफिट्स के नंबर है कंपनी के पास में। मार्जिन आपको 8-9% के आसपास है। फंडामेंटल जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर जो कंपनी के 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई एंड आरओसी इंप्रेसिव है, 21% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं डेट आपको 445 करोड़ का डेट है। रिजर्व अगर आप देखेंगे तो 2,200 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न से पहले अगर आप वैल्यूएशन पर आएंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यू जरूर है, तो ये आप कंसीडर जरूर करिएगा। और जैसा मैंने बोला शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रमोटर की यहाँ पर 50% से ज़्यादा की होल्डिंग है। अच्छी बात है कि एफआईआई भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी होल्डिंग होल्ड करते हैं, और रिसेंट क्वार्टर में एफआईआई की होल्डिंग जो है अप्रोक्सीमेटली 1% से बढ़ी है। और वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है, तो कंपैरेटिवली एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा बढ़ा है। दोनों अगर आप मिला देंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 20% की जो होल्डिंग है ना वो आपको इंस्टीट्यूशन का देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वहीं पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो 22% के आसपास की होल्डिंग है, जो कि कंपैरेटिवली अच्छी होल्डिंग है। अब चलिए सेकंड कंपनी के बारे में बात करते हैं। जो सेकंड जो स्मॉल कैप कंपनी है हमारी इस लिस्ट में, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये आपको बता दूं कि साइज में काफ़ी छोटी कंपनी है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी का बिजनेस क्या है तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक्शन कंस्ट्रक्शन ये जो है ना ये हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स वगैरह जो होते हैं ना, हाइड्रा क्रेन्स वगैरह, इन सब की कंपनी बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। ये कंपनी का कोर बिजनेस है। बाकी कंपनी मोर देन आपको 30 ईयर से इस बिजनेस में आपको वर्क कर रही है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर है कंपनी। पैन इंडिया प्रेजेंस है, ग्लोबल प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा मोर देन 37 कंट्रीज में। और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है कंपनी के पास में, हाईली एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल टीम है कंपनी के पास। बाकी अगर आप देखेंगे तो फास्टेस्ट सर्विस एंड प्रोडक्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। 125 ज़्यादा लोकेशंस में कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको फैला हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो डाइवर्सिफाइड सेक्टर है ना, मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो हर सेक्टर में देखने को मिलेगा, चाहे वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, लॉजिस्टिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस हो, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो। हर जो हाई ग्रोथ सेक्टर है वहां पर कंपनी का जो बिजनेस है वो हमको देखने को मिलता है। अब अगर मैं यहां पर आपको बात करूं कंपनी ने अपने बारे में क्या बताया है, कंपनी ओवरव्यू, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 बाय मिस्टर विजय अग्रवाल, a technocrat who has been over 55+ year of industry experience and is led by a team of experienced professional। और कंपनी जो मैंने बताया कि अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में आपको बिलीव करती है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी मार्केट लीडर है मोबाइल एंड टावर क्रेन में, मोर देन 63% का मार्केट शेयर है। तो आप सोच सकते हैं कि 63% का मार्केट शेयर कितना बड़ा मार्केट शेयर है। और कंपनी का जो बिजनेस है ना वो बहुत सारे हाई ग्रोथ सेक्टर से आपको आता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 37 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है, अपने क्रेन्स को। और कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो पिक एंड आपको कैरी क्रेन तो देखने को मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको रफ टेरेन क्रेन्स हो गया, क्रॉलर क्रेन हो गया, आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टावर क्रेन्स हो गया, मोटर जो ग्रेडर्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बैकबोन लोडर्स वगैरह हो गया, फोर्कलिफ्ट के ट्रक्स हो गए। बाकी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में भी आपको ट्रैक्टर वगैरह जो है और ट्रैक्टर जो हार्वेस्टर वगैरह होता है, इन सब की भी कंपनी जो है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है आने वाले टाइम को लेकर के, और ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल के आती है। साथ ही साथ में कंपनी का जो मैनेजमेंट ने बोला है ना कि सेक्टोरल ग्रोथ जो है कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जिस तेज़ी से इंडिया में आपको पता होगा कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में काम हो रहा है, जिस स्पीड से यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े मेट्रो के रेल के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, 28,740 करोड़ का जो है ना यहाँ पर सिर्फ आपको मेट्रो से रिलेटेड बजट आया है। तो जितना ज़्यादा आपको मेट्रो के प्रोजेक्ट होंगे उतना ज़्यादा आपको क्रेन्स की रिक्वायरमेंट होगी, और उस केस में इस कंपनी को काफ़ी फायदा हो सकता है। सेम आपको रेलवे के केस में देख सकते हैं। अभी जो रिसेंट बजट आया था फाइनेंशियल ईयर 27 का, वो 2,95,000 करोड़ का रेलवे का बजट हमको देखने को मिला। बहुत सारी आपको जनरल कोचेस बनाए जाएंगे, बहुत सारे वंदे भारत हो गया, बहुत सारी अमृत भारत बनेगा। तो सीधी सी बात है, कैपेसिटी मतलब कैपेक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इससे कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। सेम आपको मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन आपको लेकर के आ गया है, वोकल फॉर लोकल, चाइना +1 स्ट्रेटेजी है, और उसके अलावा PLI स्कीम्स के थ्रू भी 1.97 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी जो पुशअप आ रहा है ना, उससे भी यहाँ पर कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। सेम आपको रोड्स होगा, सेम आपको हाउसिंग देखेंगे तो बड़े बड़े हाउसिंग के प्रोडक्ट्स जो है आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। 15,000 करोड़ से ज़्यादा का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है, स्पेशल विंडो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग को ध्यान में रखते हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर सेक्टर के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा से गवर्नमेंट के लिए फोकस पे रहता है,
और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इस बार जो है 1.41 लाख करोड़ जो है ना वो फाइनेंशियल ईयर 27 के बजट में यहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए आपको रखा था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। लॉजिस्टिक भी इंपॉर्टेंट है, वेयर हाउसिंग हो, पोर्ट्स हो, डिफेंस हो। डिफेंस तो ऑब्वियसली अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी कंपनी को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिफेंस से नहीं आता है, पर कंपनी मैसिव तरीके से जो है ना अपने बिजनेस को वो डिफेंस में शिफ्ट कर रही है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या यहाँ पर आपको ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इज परसिंग ए डाइवर्सिफाइड ग्रोथ स्ट्रेटजी एम्ड एट डबलिंग इट्स रेवेन्यू बाय 2030। कंपनी सीधा सीधा अपना जो रेवेन्यू है उसको डबल करने का टारगेट लेकर के चल रही है बाय 2030। और ये मेरी तरफ से नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। टारगेट लेकर के चल रही है 6,000 to 7,000 करोड़। द कंपनी इज शिफ्टिंग फ्रॉम बीइंग ए डोमेस्टिक क्रेन लीडर टू अ ग्लोबल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंटेंडर थ्रू सेवरल की इनिशिएटिव यहां पर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से लिया गया है, जिसमें जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है ना वो अभी रिसेंट टाइम में हुआ है। 13 फरवरी 2026 को कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर किया था। जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है कैटो वर्क्स कंपनी लिमिटेड, इसके साथ में टू मैन्युफैक्चर हैवी ट्रक क्रेन, क्रॉलर क्रेन और रफ जो टेरन क्रेन्स वगैरह होते हैं ना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी ने यहाँ पर आपको क्या किया हुआ है, तो जॉइंट वेंचर आपको किया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पलवल में भी कंपनी का एक बड़ा प्लांट आपको बन रहा है, और ये हरियाणा में है पलवल। यहाँ पर कंपनी 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। 22 एकर्स का क्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको लगते हुए देखने को मिलेगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी एक नया प्लांट आपको बना रही है। उसके अलावा देखेंगे तो कंपनी का कैपेसिटी एक्सपांशन भी हो रहा है, और इससे कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 5,000 to 6,000 करोड़ विथ रिसेंट आपको लैंड एक्विजिशन वगैरह इसके थ्रू हमको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर, जो मैंने आपको बताया था कि अभी कंपनी के ऊपर में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से नहीं आता है, पर आने वाले टाइम में कंपनी डिफेंस में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। टारगेट कर रही है 4 to 5% ऑफ रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन बाई फाइनेंशियल ईयर 27, बैक्ड बाई अ 500 करोड़ ऑर्डर बुक इंक्लूडिंग अ मेजर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम 1121 रफ टेरन फोर्कलिफ्ट ट्रक का जो है ना इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। और इसको बढ़ा करके कंपनी टोटल रेवेन्यू का 4 to 5% जो है ना वो सिर्फ आपको डिफेंस से कंपनी टारगेट लेकर के चल रही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बैक हो लोडर्स जो है उसके लिए कंपनी प्लानिंग कर रही है टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर फ्रॉम 3 to 7 to 10% इन द मीडियम टर्म। बाकी अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ पर अभी कंपनी का कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है और मार्जिन्स काफ़ी कम है। बेटा मार्जिन 4 to 5% है, पर जो एग्रीकल्चर के लिए जो ट्रक होता है, हार्वेस्टर होता है, इस पर कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है और इससे कंपनी का जो मार्जिन है वो बढ़ा करके 12 to 15% रखने का टारगेट जो है कंपनी ने गोल आपको सेट किया हुआ है। तो इसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्सपोर्ट का भी टारगेट है 15 to 20% का रेवेन्यू जो है वो कंपनी यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट कर रही है कि बाय फाइनेंशियल ईयर 2030 कंपनी का जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है ना वो आपको डबल से ज़्यादा ग्रो होना चाहिए। अभी कितना है, तो अभी टोटल रेवेन्यू का 8% जो है ओनली कंपनी एक्सपोर्ट करती है, और इसको बढ़ा करके 15 to 20% नियरली आपको डबल करने का टारगेट है। तो ये कुछ बड़े बड़े मैसिव टारगेट जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको सेट किया है, और मार्केट रीच भी कंपनी यहाँ पर आपको बढ़ा रही है मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक मशीनरी, क्योंकि अभी आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर में शिफ्ट हो रहा है, और फुल्ली इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन्स की भी रिक्वायरमेंट आपको बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस की। तो उस केस में भी ये कंपनी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। कंपनी लॉन्च करने वाली है इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन एंड इज प्रायोरिटाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वेयर हाउसिंग सॉल्यूशन। तो ये कंपनी का फोकस है। बाकी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर में भी कंपनी यहाँ पर आपको वर्क कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपको एक्शन कंस्ट्रक्शन के केस में। अब बात करते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा है। तो अगर आप नंबर्स पर आएंगे तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 2160 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके 2914 करोड़ हुआ, और उसके बाद अभी रिसेंट ईयर में ये बढ़ करके 3327 करोड़, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में जो है ना यहाँ पर आपको 35% का ग्रोथ देखने को मिला। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 14-15% का ग्रोथ आपको रेवेन्यू में देखने को मिला। तो अच्छा ग्रोथ है कंपनी ने जो पास्ट में डिलीवर किया है, और मार्जिन्स कंपनी के अच्छे हैं कंपैरेटिवली। तो प्रॉफिट आपको शानदार है, 173 से 328 और 328 से सीधा 409 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल अगर आप यहाँ पर मार्जिन्स देखेंगे ना कंपनी का, तो वो आपको 14% से बढ़ करके 15% पर हुआ है, और ये अच्छी बात है कि मार्जिन कंपनी का बढ़ा है, और इसकी वजह से भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको ग्रो कर रहा है। बाकी फर्दर अगर मैं बात करूं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई एंड आरओसी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 28% का आरओई देखने को मिलेगा, वहीं जो आरओसी है वो आपको 40% से ज़्यादा है। बाकी फर्दर अगर मैं डेट की बात करूं तो कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर में, ओनली 143 करोड़ का डेट है। 1700 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व आपको कंपनी के पास में मौजूद है। तो डेट टू इक्विटी भी बिल्कुल कंट्रोल में है। और वहीं अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो स्टॉक आपको
अंडर वैल्यू है, तो ये पॉइंट को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो स्मॉल कैप में अगर आपको प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग देखने को मिले तो ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ में इंस्टीट्यूशन ने भी काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाया है और आपको 10% से ज़्यादा की होल्डिंग एफआईआई के पास में और म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 2% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। दोनों को मिला देंगे तो आपको 12% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है वो आपको इंस्टीट्यूशन होल्ड करते हैं। रिमेनिंग जो शेयर है वो आपको पब्लिक के पास में सेम 22% ग्रेविटा के केस में भी पब्लिक की होल्डिंग थी और यहाँ पर भी जो एक्शन कंस्ट्रक्शन के केस में जो पब्लिक की होल्डिंग है वो सेम आपको 22% है। तो ये आपको सेकंड कंपनी हो गई। अब चलिए थर्ड कंपनी के बारे में बात करते हैं। हमारे इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड और इस कंपनी ने पास्ट में अपने इन्वेस्टर को काफ़ी शानदार रिटर्न बना करके दिया है और रिसेंट ईयर में कंपनी में जो है ना आपको शानदार रैली हमको यहाँ पर बनाया है, पर लॉन्ग टर्म में कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स जो है वो आपको शो किया है। कंपनी क्या करती है, तो कंपनी जो है वो जनरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये जनरेटर जो है ना वो पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी ह्यूज इक्विपमेंट ये होता है और इसको इंडस्ट्री में बहुत यूज़ करते हैं। मेन जो जनरेटर है कंपनी का वो आपको स्टीम जनरेटर देखने को मिलेगा, गैस जनरेटर भी कंपनी बनाती है, हाइड्रो जनरेटर हो गया, विंड टर्बाइन जनरेटर, क्योंकि जितने भी जो विंड पावर प्लांट होते हैं ना वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है और ये जनरेटर जो है कंपनी सप्लाई करती है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कंपनी डीजल जनरेटर, गैस जनरेटर भी बनाती है और उसके अलावा जो स्पेशल एप्लीकेशंस होता है जैसे कि आपको लोकोमोटिव हो गया, मरीन हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, सोलर थर्मल हो गया, इन सब के लिए भी जो जनरेटर्स है वो कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी सिर्फ जनरेटर नहीं बनाती, अभी कंपनी मोटर्स के ऊपर में भी काफ़ी फोकस कर रही है। मोटर्स में आपको इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनाइज मोटर और ट्रैक्शन मोटर्स आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं फर्दर बात करूं कि कंपनी ने अभी तक कितने जो जनरेटर है ना पूरे वर्ल्ड में इंस्टॉल किया है, तो टोटल आपको 7,813 जनरेटर्स आपको देखने को मिलेगा। टोटल 111 कंट्रीज में कंपनी ने एक्सपोर्ट किया हुआ है, मतलब टोटल यहाँ पर इंडिया से बाहर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप रीजन वाइज देखेंगे तो एशिया में सबसे ज़्यादा है, 5,361 जनरेटर्स है कंपनी के पास में और कंपनी का एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना वो आपको इस्तांबुल टर्की में भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यूरोप में कंपनी का काफ़ी अच्छा बिजनेस रहता है। बाकी जो रिमेनिंग रीजन है ना वर्ल्ड में वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा बिजनेस जो है वो कंपनी ने क्रिएट किया हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू में, चाहे मैं रिसेंट क्वार्टर की बात करूँ, एक अच्छा ग्रोथ आपको ऑर्डर में देखने को मिला, अच्छा ग्रोथ आपको रेवेन्यू वगैरह में भी आपको कंपनी ने जनरेट किया है। वहीं अगर मैं कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं तो कंपनी के पास में करंटली जो है ना 1845 करोड़ के ऑर्डर अभी मौजूद हैं और टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ऑर्डर है कंपनी को वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड निकल के आ रहा है। मतलब टोटल ऑर्डर बुक का जो है ना आपको 1082 करोड़ का जो ऑर्डर है वो आपको एक्सपोर्ट से आ रहा है और इंक्लूडिंग डीम्ड एक्सपोर्ट। और इंडिया के अंदर जो कंपनी के पास में 395 करोड़ के ऑर्डर्स हमको देखने को मिलता है। बाकी डोमेस्टिक रेलवे से रिलेटेड भी कंपनी के पास में 218 करोड़ के अच्छे ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है और इसके बारे में फर्दर और डिटेल में आने वाले टाइम में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप कंपनी का बिजनेस आउटलुक देखेंगे तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उन्होंने बताया है कि वी मेंटेन आवर टॉप लाइन गाइडेंस ऑफ 1,800 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 और एडिशनली वी गिव अ रिवाइज गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 एट 22 बिलियन रुपीज़, यानी कि 2,200 रुपीज़ का टारगेट वगैरह जो कंपनी ने सेट किया था। और एक्सपोर्ट ग्रोथ मोमेंटम कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है और ये ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लियरली कंपनी के मैनेजमेंट ने आने वाले टाइम को लेकर के जो स्ट्रेटेजिक एक्सपांशन है ना वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि टीडी पावर सिस्टम इज अंडरगोइंग ए सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एक्सपांशन एम्ड एट रीचिंग 2,000 करोड़ to 2,200 करोड़ in revenue by financial year 27. As of February 19, 2026, the company future strategy is centered on the capitalizing on the global AI data center boom, expanding manufacturing capacity through its newly operational Unit 3 फैक्ट्री। कहाँ पर है, तो ये आपको कर्नाटका में रीजन है तुमकुर करके, वहाँ पर कंपनी का प्लांट आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी डेटा सेंटर, AI डेटा सेंटर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि जितनी भी डेटा सेंटर है वहाँ पर आपको ह्यूज पावर की रिक्वायरमेंट होती है और जहाँ भी पावर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर जनरेटर की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली होगी। और उस केस में जो है ना एक अलग टाइप के जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये कंपनी का कोर बिजनेस आने वाले टाइम में होगा AI डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। TDPS is positioning itself to capture a share of the estimated 6 lakh crore global AI data center power market. It is evolving its technology to meet the high power requirement of modern server farmer by the moving into the 40 to 45 मेगावाट एंड 60-70 मेगावाट जनरेटर स्पेस में भी कंपनी यहाँ पर आपको वर्क कर रही है। तो डेटा सेंटर के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने बोला था तुमकुर में कंपनी का एक नया प्लांट बन रहा है, यूनिट 3 फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगा, जिसका कमिश्निंग आपको दिसंबर 25 में ऑलरेडी हो चुका है। और जब ये कंपनी
जो प्लांट है ना फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो यहाँ से जो पोटेंशियल रेवेन्यू एस्टिमेशन है ना वो 2500 से 2600 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है, नए प्लांट्स आपको बन रहे हैं। तो आने वाले टाइम में कंपनी आपको एक अच्छा अपकमिंग ईयर्स के लिए जो ग्रोथ प्लान है ना वो आपको यहाँ पर कंपनी के पास में है। सेगमेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो सेगमेंट वाइज कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रही है। रेलवे एंड ट्रैक्शन में कंपनी का काफ़ी डिमांड आ रहा है रेलवे सेगमेंट से। उसके अलावा मोटर बिजनेस पर भी कंपनी का काफ़ी फोकस है और कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि TDPS प्लान टू मेक मोटर्स एज अ मेजर थ्रस्ट एरिया from financial year 28 onward, targeting 500 to 700 crore in revenue over 3 years from the sector like oil and gas and nuclear energy। तो ये ध्यान रखिएगा कि कंपनी सिर्फ अभी जनरेटर में तो अभी तक फोकस करती थी, पर आपको मोटर्स में भी कंपनी का फोकस है और नेक्स्ट 3 ईयर के बाद कंपनी 500 to 700 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो पर्टिकुलर आपको मोटर्स में भी जनरेट कर सकती है। बाकी हाइड्रो पावर के ऊपर में तो कंपनी का फोकस है ही और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कंपनी काफ़ी वर्क कर रही है और कंपनी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो यूनाइटेड किंगडम में हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी बात हो गई कंपनी के बारे में। अब चलिए बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में। तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 23 में कंपनी का रेवेन्यू 872 करोड़ था, नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके 1000 करोड़ का हुआ और अभी रिसेंट ईयर में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 1279 करोड़ हमको देखने को मिला। यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पहले तो आपको 14% का ग्रोथ हमको देखने को मिला और उसके बाद अगर आप अभी देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू में आपको 27% का ग्रोथ देखने को मिला। तो अच्छे ग्रोथ कंपनी ने शो किया है कंपैरेटिवली। बाकी प्रॉफिटेबल कंपनी है क्योंकि नेट प्रॉफिट आपको 97 से 118 और 118 करोड़ से बढ़ करके 175 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने डिलीवर किया है। मार्जिन आपको काफ़ी अच्छा है, 17% से बढ़ करके ये 18% पर आया है। तो अच्छे मार्जिन आपको देखने को मिल रहा है। वहीं फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ROE एंड ROC आपको काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। 22% का ROE है और 30% से ज़्यादा का ROC है जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। वहीं अगर मैं बात करूं कंपनी के डेट की तो डेट फ्री है कंपनी है, कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। 35 करोड़ का डेट है तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है जो TD पावर के केस में आप कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कंपनी के वैल्यूएशन की तो स्टॉक आपको वैल्यूएशन के हिसाब से ओवर वैल्यू है, तो ये पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं जो मैंने आपको वीडियो के बीच में एक बार बताया था ना कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और क्यों इतना इंप्रेसिव है तो इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 26.87% है। तो अगर आप इसको नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना कि प्रमोटर की होल्डिंग ओनली 26.87% है तो ये काफ़ी लो होल्डिंग है। बिल्कुल सही बात है, प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी लो है और लो प्रमोटर होल्डिंग वाले जो स्टॉक्स होते हैं उसमें आपको बचना चाहिए। पर आपको ये भी देखना है कि प्रमोटर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आते हैं ना वो आपको FII एंड DI आते हैं और FII DI की होल्डिंग जो है वो इस कंपनी में कैसा है। तो अगर मैं आपको FII की बात करूं तो काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग है, 23.55% था जो कि अभी बढ़ करके 24.36 पर हुआ है। यानी कि FII की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिला है और FII की काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग है अप्रॉक्सीमेटली 25% की। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड भी कम नहीं है, पहले 25.39% था, अभी थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है और अभी भी 23% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है वो आपको म्यूचुअल फंड होल्ड करता है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है ना वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 48 to 50% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको किसकी देखने को मिल रही है तो इंस्टीट्यूशन की देखने को मिल रही है। यानी कि प्रमोटर से ज़्यादा जो है इंस्टीट्यूशन ने इस कॉन्फिडेंस कंपनी में कॉन्फिडेंस दिखाया है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको 25% के आसपास है। तो एवरेज अगर आप देखेंगे ना तो ऑन एन एवरेज आपको 25% की होल्डिंग पब्लिक के पास, प्रमोटर के पास FII और DI आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो TD पावर के केस में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप एज अ पॉजिटिव वे में कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ पूरा एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी तरफ से तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको कंपनीज का बिजनेस को ट्रैक करना है कि कौन सी कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको किस तरीके से ग्रो कर रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट अपने बिजनेस में क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। क्योंकि जब बिजनेस ग्रो करेगा तभी कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करेगा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करेगा और सेम तभी आपको मार्केट जो है वो उसको उस तरीके से रिवॉर्ड दे सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो हमारी वीडियोस को सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस से ही लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।